नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 4 फरवरी 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार, पीआईबी तथा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ विगत वर्ष में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं और आज के दिन में प्रमुख रूप से जो तथ्य चर्चा में रहता है, आज के तथ्य में हम उसकी चर्चा करते हैं। आज की दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे किया जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें, 2 घंटे का ऑनलाइन आपका टेस्ट लिया जाएगा और यह सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा। इसमें भाग लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अंतिम रूप में 5 फरवरी को शाम को 6 बजे तक करना होगा, यानी उस समय सीमा के पहले पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप ध्यान रखें, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है। आप इस परीक्षा में भाग लेकर 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, यानी बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा जो भी अलग अलग कार्यक्रम सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में चलाए जाते हैं, उसमें आप 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करें और अपने साथी अभ्यर्थियों को भी बताएं। आज के अपने दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखा जाता है, तो उस विधेयक को वापस करने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है? यहाँ पर अगर हम समय सीमा की बात करें तो इस तरह की कोई समय सीमा संविधान में नहीं दी गई है, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है डी। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा नीट के संबंध में एक जो बिल है उसको वापस किया गया है विधानसभा को। जब हम विधायिका की बात करते हैं तो कुछ राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सामान्यतः अधिकांश हमारे राज्यों में एक सदन की व्यवस्था है। तो जब भी किसी भी तरह का विधेयक विधायिका के सामने पहुंचता है, वहां पर दोनों सदन में या एक ही सदन में जैसी भी स्थिति है राज्य में, पारित होने के बाद वह राज्यपाल के पास सहमति के लिए पहुंचता है और राज्यपाल के समक्ष अगर हम देखें तो 4 विकल्प होते हैं। पहला, वह अपनी सहमति दे सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकता है। तीसरा विकल्प होता है कि वह एक सदन या दोनों सदनों के पुनर्विचार करने के लिए विधेयक को वापस कर सकता है। और अंतिम रूप में राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि राज्यपाल के द्वारा विधेयक को अगर स्वीकृति दे दी जाती है तो वह एक तरह से कानूनी प्रक्रिया में पहुंच जाता है और अधिनियम के रूप में लागू होता है। यदि राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति को रोक लेता है तो विधेयक के समाप्त होने की स्थिति बनती है। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और विधेयक को सदन या दोनों सदनों के द्वारा पुनः पारित किया जाता है और मान लीजिए संशोधन के साथ या बिना संशोधन के ही पारित किया जाता है और दोबारा राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को अपनी जो सहमति है वह देना एक तरह से आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास राज्यपाल भेजते हैं विचार करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं या विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकते हैं या सदन या राज्य के सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई विधेयक इस तरह से वापस किया जाता है तो सदन के पास 6 महीने की अवधि के भीतर उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए जब दोबारा सदन को भेजा जाता है तो सदन के द्वारा उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन के अगर उसको फिर से पारित किया जाता है तो वह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए पहुंचता है। और ध्यान रखें, यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति इसकी मंजूरी कब तक देते हैं। इसीलिए हमने जो यहाँ पर प्रश्न दिया था कि जो समय सीमा है उसके बारे में स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहमति जब दोबारा जाता है विधेयक कब एक तरह से देना है। तो इस संबंध में आप ध्यान रखें कि यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह सहमति इसके लिए कब देते हैं। किसी तरह की समय सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं है। आज के अपने दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। रिवर सिटीज अलायंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसे जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखें, इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल नहीं है। दूसरा, गठबंधन भारत के सभी नदी शहरों के लिए खुला है।
कोई भी नदी शहर किसी भी समय गठबंधन में शामिल हो सकता है। यानी कोई भी शहर जिसके आसपास नदी बहती है वह रिवर सिटीज अलायंस में शामिल हो सकता है, और ये सभी शहरों के लिए खुला हुआ है जो नदी शहर के रूप में एक तरह से भारत में है। तो इसीलिए दूसरा कथन यहाँ पर सही है, पहला कथन गलत है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल दूसरा कथन सही है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि रिवर सिटी अलायंस के संबंध में एक सूचना यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगर हम रिवर सिटीज अलायंस योजना की बात करें तो इसे पिछले वर्ष नवंबर 2021 में प्रारंभ किया गया था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य ये था अलग अलग शहरों में नदियों के प्रबंधन के संबंध में जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उनको किस तरह से साझा किया जाए, और कोई नवाचार एक तरह से है तो कैसे उसका समर्थन किया जाए, और उसके संबंध में जो अलग अलग पक्ष है उन पर चर्चा की जाए, और जो भी विचार है उनका आदान प्रदान किया जाए। इसके लिए एक मंच प्रदान करने के लिए रिवर सिटीज अलायंस की घोषणा की गई थी। रिवर सिटीज अलायंस की जब घोषणा की गई थी इसमें 30 शहर शामिल किए गए थे। इस तरह के अलग अलग जो शहर हैं जो नदियों के साथ एक तरह से स्थित हैं, उन 30 शहरों को शामिल करके रिवर सिटीज अलायंस योजना शुरू की गई थी, और यह योजना भारत के सभी नदी शहरों के लिए खुली है क्योंकि अभी केवल 30 शहर शामिल हैं। अन्य जो भी शहर जहां से कोई नदियां गुजरती हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। आज के अपने तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं। पहला, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। आप ध्यान रखें, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, न कि केंद्र प्रायोजित योजना, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजना में जो भी एक तरह से फंड होता है वह राज्य और केंद्र के द्वारा साझा किया जाता है। जैसे केंद्र सरकार 60% योगदान करेगा, राज्य 40%, या कहीं पर 90% और 10% का अनुपात होता है। लेकिन जब हम केंद्रीय क्षेत्र की योजना की बात करते हैं तो यहां पर पूरा 100% जो फंड होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें एक कोष के माध्यम से जो भी जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हैं उसके अनुकूल राज्यों में सुधार करने के लिए प्रयास शुरू किया गया था। दूसरा कथन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है, यानी नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी। तो ध्यान रखें, इस कोष को एक तरह से संचालित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में नाबार्ड को भारत सरकार ने नामित किया है। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही है। आपसे पूछा गया गलत कथन कौन सा है, तो पहला कथन यहाँ पर गलत है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है ए, केवल एक असत्य है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के संबंध में एक सूचना प्रकाशित की गई है। आप ध्यान रखें, यह कोष वर्ष 2015-16 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस कोष के माध्यम से उन अनुकूल गतिविधियों का समर्थन किया जाता है जिसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन का जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको कम से कम किया जा सके। इस कोष के माध्यम से जिन गतिविधियों को वित्तीय सुविधाएं दी जाती हैं उनको परियोजना मोड पर एक तरह से क्रियान्वित किया जाता है। आप ध्यान रखें, इस कोष में जो परियोजनाएं होती हैं वह राज्यों में जलवायु परिवर्तन पर जो राज्य कार्य योजना है यानी स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज SAPCC, उसके अंतर्गत प्रमुख योजना होती हैं, वो इस कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम NAPCC की बात करें यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उसमें भी जो भी संबंधित मिशन है उनकी पहचान की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, और उसमें वित्तीय सुविधाएं इस कोष के माध्यम से दी जाती हैं। यानी इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन को लेकर जो लचीलेपन की स्थिति है उसको मजबूत किया जाए। इनके लिए जो भी प्रमुख योजनाएं होती हैं इस कोष से उनको वित्तीय सुविधाएं दी जाती हैं। प्रमुख रूप से कृषि, पशुपालन, जल, वानिकी, पर्यटन, इन क्षेत्रों में अनुकूलन से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं उनको जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष से प्रमुख रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है। और जैसा हमने प्रश्न में भी देखा था कि इस कोष को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में नाबार्ड को एक तरह से सरकार ने नामित किया है। आज के अपने हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। व्यवसायी समूहन या कार्टेलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में कार्टेल कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। ध्यान रखें, जब हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करते हैं यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो किसी भी तरह से कार्टेल की जो व्यवस्था बनती है, कार्टेल का मतलब होता है
कि 2 या 3 या 4 अलग अलग जो कंपनियां या संस्थाएं हैं वो मिलकर किसी भी क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण का जब प्रयास करती हैं तो उनका जो व्यवहार होता है वो कार्टेलाइजेशन कहलाता है, यानी कार्टेल का निर्माण करना। तो 3 अलग अलग कंपनियां हैं, अगर मिलकर मूल्यों को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करती हैं तो ये कार्टेलाइजेशन या व्यवसायी समूहन की स्थिति कहलाती है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में इसे रोकने के लिए प्रमुख रूप से कानूनी उपायों को लागू करता है, उसके लिए वह उत्तरदायी है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, कंपनियों और व्यक्तियों दोनों पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, कथन सही है। तीसरा, कानून के तहत सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतें कार्टेलाइजेशन में नहीं आती हैं। तो ध्यान रखें, सरकार के द्वारा अगर कुछ विशेष वस्तुएं जो ज्यादातर लोगों को प्रभावित करती हैं उनके मूल्यों को अगर नियंत्रित किया जाता है तो वह जन कल्याण के लिए है, उसे हम कार्टेलाइजेशन की स्थिति नहीं कहेंगे। इसीलिए इस तरह से सरकार के द्वारा जो नियंत्रित कीमतें होती हैं वो कार्टेलाइजेशन की प्रक्रिया में या व्यवसायी समूहन की प्रक्रिया में नहीं आती हैं। तो तीसरा कथन भी सही है, तीनों कथन यहां पर सही हैं। तो आंसर आपका हो जाता है डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। यहां पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा 5 भारत में जो टायर निर्माता कंपनियां हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने के माध्यम से प्रमुख रूप से इन 5 कंपनियों के द्वारा भारत में टायर बाजार में टायर के मूल्यों को नियंत्रित करने का जो प्रयास किया जा रहा था उसकी कार्रवाई के विरोध में एक तरह से यह जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा लगाया गया है। ध्यान रखें, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो कानून है वो 2002 का है, जिसके अंतर्गत 2003 में इसको स्थापित किया गया था। मई 2009 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पूर्ण रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं जहां पर हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2021 में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। आप ध्यान रखें, नदियों और झीलों की तुलना में भूजल की जो मात्रा होती है वो ज्यादा है, इसीलिए पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा, ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो ध्यान रखें, ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जो भी एक तरह से जल की मात्रा है वो सामान्य भूजल की तुलना में काफी अधिक होती है। दूसरा कथन यहाँ पर आपका सही है, पहला कथन गलत है। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य है। दैनिक क्विज के अपने तीसरे और अंतिम भाग में हम आते हैं आज का तथ्य, और यहां पर हम उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, जिसके संबंध में सूचना प्रकाशित हुई है। इस योजना के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर पूर्वी भारत में एक तरह से जो बुनियादी ढांचा है उसमें विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसे भारत सरकार के द्वारा 15 दिसंबर 2017 को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। जब हम केंद्रीय क्षेत्र की योजना की बात करते हैं, यानी यहां पर जो वित्तीय सहायता है वो 100% भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। भारत सरकार ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए 1600 करोड़ रुपए यहां पर योजना में व्यय के लिए निर्धारित किए थे, जिसके माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा है उसको प्रमुख रूप से विकसित करने की बात की गई। यहां पर जो भी फंड अलग अलग 8 पूर्वोत्तर के राज्यों में बांटा गया, उसमें आधार यह बनाया गया कि अलग अलग राज्यों का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या क्या है, मानव विकास सूचकांक में स्थिति क्या है, सड़क का घनत्व कैसा है। इन मानकों के आधार पर परिभाषित रूप में सरकार ने निर्धारित किया कि किस राज्य को कितना यहां से कोष दिया जाएगा बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए। इस योजना के माध्यम से प्रमुख रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर प्रमुख रूप से सुधार किए जा रहे हैं। जलापूर्ति, बिजली और संपर्क मार्गों की जो स्थिति है राज्य के अंदर उसको भी सुधारा जा रहा है। इसके आधार पर पर्यटन की स्थितियां वो मजबूत होंगी, और साथ साथ जो सामाजिक बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रमुख रूप से जो भौतिक बुनियादी ढांचा है वो बनाया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रमुख रूप से जो भौतिक बुनियादी ढांचा है उसका निर्माण किया जा रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों में। अगर हम वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो 110 परियोजनाओं को सरकार की मंजूरी दी गई है जो कार्यान्वयन के अलग अलग चरणों में है। इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए अभी तक 2563.14 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। यह हमारा 4 फरवरी 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को
आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।